हेलो जी, गुड इवनिंग। मैं प्रशांत श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स पे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग। जल्द से जल्द सभी लोग जुड़ जाएं अपने इस प्यारे से सेशन में। आज का सेशन होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं मनोविज्ञान 12वीं की चैप्टर 1 के लेक्चर 6। और ये लेक्चर 6 आज आपके चैप्टर 1 का समाप्ति की ओर लेकर के आपको जाएगा। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे इस चैप्टर का रिवीजन और टेस्ट। तो प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द इस लिंक को शेयर कीजिए उन सभी मित्रों तक, दोस्तों तक, जो भी आपके दोस्त आर्ट्स से मनोविज्ञान की क्लास करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हम यहाँ देख रहे हैं लेक्चर 6, जो कि होने वाला है मनोविज्ञान के पहले चैप्टर से। तो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम देखेंगे चैप्टर 1, जो है आपके मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताएं। यानी कि हम लोगों ने पहले ही देखा है कि कैसे विभिन्नताएं होती हैं, यानी कि किस प्रकार से सभी लोग एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, अलग रूप में होते हैं। आगे देखते हैं। जो आज की हमारी टॉपिक होगी वो होगी सृजनात्मकता और सृजनात्मकता तथा बुद्धि में अंतर। यानी कि हम इनको लेकर के दोनों के चेंजेस की बात करेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना अगला। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी लोग अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को जो है स्टडी भारत आर्ट ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन मित्रों तक, उन दोस्तों तक जो भी लोग अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं या जो भी लोग आर्ट्स की क्लास करना चाहते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को। चलिए, अगर हम बात करें तो हम लोगों ने इस अध्याय में काफ़ी कुछ पढ़ा। पिछले लेक्चर में आप लोगों ने बुद्धि के बारे में पढ़ा था कि बुद्धि का मापन कैसे करते हैं, किस प्रकार बुद्धि हमें प्रभावित करती है, कैसे हम किसी की बुद्धि लब्धि निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। अब हम लोग देखेंगे सृजनात्मकता। सृजनात्मकता का मतलब सीधे आप कह सकते हैं कि हम किसी के बारे में, किसी चीज वस्तु के, किसी के बारे में अगर हमें ज्ञान होता है, जैसे हम किसी चीज़ के बारे में, कोई व्यक्ति है उसको किसी कार्य के बारे में अच्छा अनुभव है, ठीक है, यानी कि वह उस क्षेत्र में अच्छा माना जाता है। या इस प्रकार से जब हमारे अंदर कुछ गुण आते हैं तो उनको हम सृजनात्मकता लेकर के चलते हैं। देखिए, आपने पढ़ा कि बुद्धि, अभिक्षमता, व्यक्तित्व जैसे मनोवैज्ञानिक गुणों में व्यक्तिगत भिन्नताएं पाई जाती हैं। आपने अभी पहले पढ़ चुका है, आपने इसके पहले लेक्चर में पढ़ा था कि इन सभी चीज़ों में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। उसी प्रकार से कुछ व्यक्तियों में सृजनात्मकता बहुत अधिक मात्रा में होती है और कुछ व्यक्तियों में उतनी अधिक नहीं होती है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, ये जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान है तो वो सृजनात्मकता उसके अंदर बहुत ज़्यादा होगी, ये जरूरी नहीं है। कोई अनपढ़ ही होगा तो उसके अंदर सृजनात्मकता ज़्यादा हो सकती है, कोई बहुत पढ़ा होगा, बहुत समझदार होगा, बुद्धि होगी लेकिन फिर भी नहीं होगा, ठीक है ना। देखिए, कुछ व्यक्तियों की सृजनात्मकता लेखन कार्यों में अधिक अभिव्यक्त होती है, कुछ को नृत्य में, कुछ को संगीत में, कुछ को कविता में, कुछ विज्ञान अथवा किसी अन्य क्षेत्र में अभिव्यक्त होती है। मतलब ये जो विशेष योग्यता इनके अंदर है वे अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती है। किसी का लेखन कार्य में होगा, किसी की हम कह लें कि एक्टिंग में होगा, किसी का नृत्य में होगा, किसी का संगीत में होगा, कोई साइंटिस्ट होगा, मतलब साइंस के क्षेत्र में होगा। अलग अलग क्षेत्रों में सबकी ये क्षमता होती है। प्रत्येक क्षेत्र में सृजनात्मक चिंतन में भिन्नता होने के बावजूद एक तत्व सर्वनिष्ठ होता है कि सभी में कुछ न कुछ नया और अनोखा तत्व उत्पन्न किया जाता है। याद रखिएगा, हर व्यक्ति अपने आप में द्वितीय है। हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, मतलब हर किसी के अंदर अलग अलग विशेष गुण होते हैं। अब ये विशेष गुण जो हैं सभी के अंदर, ये किसी में कोई और गुण हो सकते हैं, किसी में कोई और गुण हो सकते हैं, किसी में कोई और गुण हो सकते हैं। इन गुणों को हम देखेंगे आगे। चलिए देखिए, सृजनात्मकता के संबंध में हमारी समझ विस्तृत हो गई है, यानी अब आप समझ सकते हैं कि सृजनात्मकता क्या होती है। जैसे हमने आपको बताया कि किसी भी व्यक्ति के अंदर किसी भी क्षेत्र में विशेष गुण, अगर मान लीजिए किसी के अंदर लिखने की कला बहुत अच्छी है, लेखन कला बहुत अच्छी है, तो उसके अंदर कैसी सृजनात्मकता है? लेखन कार्यों में, है ना। जैसे अगर हमारे कोई लेखक होते हैं तो उन लेखक, जरूरी नहीं कि उन्हें जैसा कोई बन जाए, हाँ उनसे बेहतर भी कोई बन सकता है, लेकिन उनकी जो अपनी कौशल है वो अपने आप में द्वितीय है ना। देखिए, सर्जन की प्रतिभा कुछ कलाकारों, सृजनात्मकता की प्रतिभा कुछ कलाकारों, वैज्ञानिकों, कवियों या आविष्कारकों तक ही सीमित नहीं होती। सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति के क्षेत्र में स्तरों के आधार पर भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग ये स्तर पे अलग अलग रूप में भी पाई जाती है।
सभी व्यक्ति एक ही स्तर पर सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति नहीं करते। सभी लोग, ऐसा नहीं है कि एक ही स्तर पे सब लोगों ने अपने अपने वक्तव्य प्रस्तुत किए, नहीं। आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत उच्चतम स्तर की सृजनात्मकता का एक उदाहरण है, जिसमें व्यक्ति पहले से स्थापित विचारों या वस्तुओं को किसी नए परिप्रेक्ष्य में रखकर या उसकी नई उपयोगिता प्रस्तुत करके उसमें परिवर्तन या रूपांतरण करता है। याद रखिएगा, आइंस्टीन एक महान साइंटिस्ट थे, बहुत ही महान, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। तो ये सिद्धांत देने के लिए उन्होंने क्या है, अपने बहुत ही बुद्धि के स्तर को, उच्च स्तर को प्रदर्शित किया। तो ये जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति मतलब उस स्तर तक ही प्रयोग करे। हाँ, कोई अन्य कार्य में अपने बुद्धि को उपयोग करके उस कार्य में अपनी चीजें प्रस्तुत कर सकता है ना। यहाँ साफ साफ लिखा है, देखिए आइंस्टीन की सापेक्षता का सिद्धांत क्या है, उच्चतम स्तर का सृजनात्मकता है, जिसमें व्यक्ति पहले से स्थापित विचारों या वस्तुओं को किसी नए परिप्रेक्ष्य में रखकर उसकी नई उपयोगिता प्रस्तुत करता है। यानी कि कोई पहले से चीजें दी गई हैं, उसको और हम क्या कर रहे हैं, और हम अधिक प्रभावी बना रहे हैं, फिर उसको समाज के सामने ला रहे हैं। ठीक है ना। तो ये होती है सृजनात्मकता। समझ में आ रहा है। देखिए, कई बार क्या होता है कि बालक होते हैं, आप प्राइमरी स्कूल में या जब छोटे रहे होंगे देखे होंगे कि अगर एक बच्चा है हमेशा टॉप कर रहा है, एक बच्चा है जो मतलब नॉलेज उसको बहुत है लेकिन टॉप नहीं कर पाता है, ऐसा आपको देखने को अक्सर मिलता होगा। देखिए, बाल्यावस्था के प्रारंभिक वर्षों में अपनी कल्पना शक्ति का विकास करने लगते हैं, परंतु वे अपनी सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति मुख्य रूप से शारीरिक तथा अविचारिक क्रियाओं के माध्यम से करते हैं। मुख्य रूप से कैसे, जैसे जैसे हमारा शरीर बड़ा हो रहा है, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, सोचने समझने की हमारी क्षमता बढ़ती है, तो हमारी सृजनात्मकता भी बढ़ती जाती है। अच्छा, बालक जो होगा, ठीक है, कुछ बालकों में हम कह सकते हैं कि जन्म से ही हेरिडेटरी भी चली आती हैं कुछ चीज़ें, लेकिन जब हम बड़े होते हैं, जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो कई चीज़ हम अपने परिवेश, यानी कि हम कह लें कि अपने शारीरिक विकास, या हम कह लें कि जो हम चिंतन करते हैं, या जो हम अपने सोच को अपने समय के अनुसार जब हम वृद्धि करते हैं, तो उसके अनुसार हम अपनी चीज़ों को लेकर के आते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसे छोटे पे बिल्कुल भी गायन शैली में चीज़ें नहीं पता है या गाना नहीं चाहता, लेकिन बड़ा हुआ, उसका रुझान धीरे धीरे गायन शैली की तरफ हुआ, अब वो उसमें क्या किया, और बेहतर करने की कोशिश करता गया, और एक समय आएगा कि वो बहुत ही बेहतर गायक के रूप में सामने आए, है ना। व्यक्ति में सृजनात्मकता अधिक मात्रा में होती है, वे अपने द्वारा चुनी गई क्रियाओं द्वारा ही संकेत प्रदान कर सकते हैं कि उनकी सृजनात्मकता की दिशा क्या है। देखिए, कई जगह फॉरेन के स्कूलों में बच्चों को कक्षा 5वीं तक बिना किसी सोच समझ के एक समान पढ़ाया जाता है, और उनके जो कार्य होते हैं ना, या खेल रहे हैं या बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, जिन चीज़ों में उनका इंटरेस्ट है, उसको ऑब्जर्व किया जाता है। यानी कि बच्चे को हमने छोड़ दिया, एकदम फ्री इन्वायरमेंट दे दिया, सारे वहाँ पे हथियार, सारे मतलब कि औजार या पढ़ने लिखने की सारी चीज़ें दे दी, हर क्षेत्र की चीज़ें उनको दे दी। अब बच्चा जिस क्षेत्र में रुचि रखता है, उन चीज़ों को वो ज़्यादा महत्व देता है, उन चीज़ों को लेकर के ज़्यादा मतलब कि एक्टिव रहता है। तो अब हम इसी को देख करके, इसी पैटर्न को देख करके उस बच्चे का क्या करते हैं, यानी कि हम देख रहे हैं कि बच्चा क्या है, हर तरह से पढ़ने में मतलब कि एक ही तरह की चीज़ें पढ़ रहा है, वो एक विशेष क्षेत्र में जा रहा है। आगे की पढ़ाई या आगे की हमने उसकी सारी जो क्रियाकलाप है उसी क्षेत्र में क्या कर दी, प्रवाहित कर दी, ताकि वह अब आगे जा कर के क्या होगा, उस क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखेगा। ठीक है। जिस प्रकार हम अन्य शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं की व्याख्या आनुवांशिकता तथा पर्यावरण की जटिलता अंतःक्रिया के माध्यम से करते हैं, उसी प्रकार सृजनात्मकता में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं की व्याख्या भी करते हैं। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं ना कि कहते हैं कि जैसा हमारा व्यवहार होगा, जैसा हमारा वातावरण होगा, वैसा हमारा व्यवहार होगा। ठीक है ना। अगर ये सही नहीं है तो हमारे व्यवहार में भी थोड़ा अंतर आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को कहाँ मिलती हैं, व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक विशेषताओं में। ठीक है। किसी व्यक्ति में सृजनात्मक संभाव्यता का कितना विकास होगा, किस आयु में होगा तथा उसका रूप और दिशा क्या होगी, यह मुख्य रूप से पर्यावरणीय कारकों जैसे अभिप्रेरण यानी मोटिवेशन, प्रतिबद्धता यानी किसी चीज को लेकर के ही चलना, पारिवारिक अवलंबन या समर्थन यानी कि परिवार से आपका किस प्रकार से सहयोग साक्ष्य मिल रहा है। अगला
समकक्षियों का प्रभाव, यानी जिनके साथ आप रहते हैं, जो आपके सहयोगी हैं, सहायक हैं, उनका क्या प्रभाव पड़ रहा है, प्रशिक्षण प्राप्त करने के अवसर आदि। जब ये चीजें हमारे साथ चलती हैं तो ये हमारे जो अगर देखें सृजनात्मकता होती है उस पर प्रभाव डालती हैं। अगर देखिए हमारा पर्यावरण सही मिला, हमें मोटिवेशन टाइम टू टाइम मिल रहा है, किसी चीज़ में हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें हमारा परिवार हमारा साथ दे रहा है, या हम कह लें कि हमें उसकी अच्छी प्रशिक्षण, कोई बच्चा क्रिकेट सीख रहा है, बचपन से ही उसके घर में क्रिकेट का माहौल हो, उसे लोग क्रिकेट में टाइम दे रहे हैं, उसके परिवार भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसे अच्छी जगह उसका मतलब कोचिंग लगा दिए हैं, फिर वो क्या है कि एक स्तर तक आगे बढ़ेगा अच्छे से। लेकिन अब एक सामान्य बालक को ले लीजिए, जिसका इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, खेलने में भी अच्छा है, वह चाहता है आगे बढ़ना, लेकिन उसे अच्छी कोचिंग नहीं मिल पा रही, घर वाले उसे सपोर्ट नहीं कर रहे, खेलने की नहीं पढ़ने की बात करें, तो वो क्या होगा, वो प्रतिभा उसकी होते हुए भी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, धीरे धीरे कालांतर में समाप्त हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सृजनात्मकता तथा बुद्धि। अब इन दोनों में किस प्रकार की भिन्नताएं हैं ये हम यहाँ पे देखेंगे, सृजनात्मकता और बुद्धि के रूप में। सृजनात्मकता में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में उत्पन्न वाद विवाद एक महत्वपूर्ण कारक बुद्धि तथा सृजनात्मकता के संबंध का स्वरूप है। अब देखिए दोनों में अक्सर हम लोग देखते हैं वाद विवाद हो जाता है कि नहीं, बुद्धि अलग है, ये सृजनात्मकता अलग है। सृजनात्मकता मतलब चीज़ों के आधार पे अपने हम कार्यों को लेकर के चल रहे हैं, जबकि बुद्धि क्या है, बुद्धि तो एक तरीके से आप देखेंगे कि बुद्धि जो होती है आपको प्राप्त होती है, यानी कि आप बाय बर्थ, बहुत सारे लोगों की बुद्धि जो होती है अच्छी होती है, और कुछ जो होते हैं वे उनके हम कह लें कि पारिवारिक आधार, या हम कह लें कि आसपास के वातावरण पे भी निर्भर करती है। कई बार बच्चा बहुत, जैसे अगर मान लीजिए कि निम्न क्षेत्र में है, बच्चा उतना पढ़ने में ठीक नहीं था, लेकिन वह वहाँ से निकल करके किसी ऐसे क्षेत्र में जाता है जहाँ पढ़ाई का बहुत अच्छा माहौल होता है, धीरे धीरे वे अपने आप को क्या कर लेता है, अपने आसपास के लोगों के समान करने की कोशिश करेगा, और उसमें वह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ता है ना। देखिए एक व्यक्ति जो तीव्र गति से सीखने की योग्यता रखता है, कोई है बहुत तेजी से कोई भी चीज सीख सकता है, और विषय वस्तु को परिशुद्धता से पुनः प्रस्तुत करता है। कोई व्यक्ति हो उसमें सीखने की लालसा बहुत ज्यादा हो, और जब वह काम करता है ना तो उसी काम को और अच्छे ढंग से करता है, यानी सीखना भी बहुत अच्छी बात है, और उसी काम को उसमें और सुधार करके अच्छे से करना, ये उससे अच्छी बात है। ठीक है, अधिक सृजनशील की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान कहा जाता है। तो जैसे जब कोई व्यक्ति सीखने में बहुत अच्छा हो और किसी काम को उस काम के जैसे न करके और परिवर्तित ढंग से कर दे, तो हम लोग कहते हैं अरे बड़ा बुद्धिमान है, बहुत देखो कितनी बुद्धि ज़्यादा है इसकी, क्योंकि इसने इस कार्य को ऐसे कर दिया, ऐसे तो हम लोग नहीं जानते थे, है ना, कहते हैं ना। यदि वह सीखने में तथा अन्य कार्यों में संपादन में नए तरीके की खोज भी करने लगे, तब भी वह अधिक सृजनशील भी कहाएगा। लेकिन अगर वह क्या कर रहा है, सीखना जो भी सीख रहा है, नए नए चीज़ें अगर वो सीख रहा है और सीखने को लेकर के तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, मतलब सीख रहा है नए नए चीज़ें, और ये सीखना उसके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है, तो अगर वह सीख रहा है, नई नई चीज़ें सीख रहा है, सीखने के साथ उसी काम को और अलग ढंग से भी कर रहा है, तो भी ये कहाँ आएगा, ये सृजनशीलता में ही आएगा। यानी वह क्या कर रहा है कि अपने अपने हम कह लें अनुभवों, अपने कह लें कि वो मतलब कि गुणों के आधार पे इन चीज़ों में क्या कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है। ठीक है ना, तो ये सृजनात्मकता ही, सृजनशीलता ही कहलाएगा। टर्मन टर्मन एक मनोवैज्ञानिक थे, 1920 में पाया कि आवश्यक नहीं कि बुद्धिमान व्यक्ति ही सृजनशील हो, ये कोई जरूरी नहीं है। देखिए कई बार आप गांव में देखेंगे बड़े लोगों को, गांव में बड़े बूढ़े जो भी हैं बुजुर्ग लोग, वो उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े इंजीनियर फेल होते हैं उनके आगे। क्यों फेल होते हैं, वे उसी काम को इतनी सरलता से करते हैं, अनुभव के आधार पे, है ना, अनुभव के आधार पे। आप पुराने आर्किटेक्चर को देख लीजिए, जो पुरानी हमारी बिल्डिंगें हैं उनमें काम किए हुए लोगों को देख लीजिए। आज के आधुनिक युग में कंप्यूटर होने के बाद, इतनी सारी टेक्नोलॉजी होने के बाद भी अभी भी बहुत सारी चीज़ें उस पैटर्न पे नहीं हो पाती हैं। ठीक है, चलिए, साथ ही सृजनात्मक
विचार उस व्यक्ति में उत्पन्न हो सकते हैं जिसकी बुद्धि लब्धि अत्यधिक न हो। कई बार क्या होता है कि जैसे हमने बुद्धि पीछे पढ़ा था, तो बुद्धि में देखा था जिसका 90 से ऊपर होगा सामान्य होगा और सामान्य से अच्छा होगा, और अगर 70 से नीचे आ जाता है तो हम कहते हैं अरे ये तो बेकार है, मंद बुद्धि है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि ये जरूरी नहीं है कि जो मंद बुद्धि है वो सृजनात्मकता उसमें नहीं हो सकती। नहीं, सृजन विचार उसमें भी होगी, सृजनात्मक विचार उसमें भी होंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा, जैसे हम कह रहे हैं ना कि बुद्धि आप उपयोग कर सकते हैं, सृजनात्मक व्यक्ति बुद्धिमान भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो सृजनात्मक हो बुद्धिमान ही हो। ठीक है, अगर मंद व्यक्ति भी है बुद्धि से, वो भी सृजनात्मक हो सकता है। ध्यान से देखिए, जिसकी बुद्धि लब्धि नहीं भी होगी वो भी सृजनात्मक होगा। इसलिए एक व्यक्ति सृजनशील तथा बुद्धिमान दोनों हो सकता है, परंतु यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील हो। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो बहुत पढ़ा लिखा है, जो बहुत मतलब कि ज्ञानवान है, वो सृजनशील हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, सृजनशील होगा तो ज्ञानवान हो सकता है, लेकिन ज्ञानवान हो ये और सृजनशील भी हो ये जरूरी नहीं। दोनों में अंतर समझिएगा, बहुत माइनर अंतर है, और यही अंतर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ बुद्धिमान शब्द का मंतव्य उसके परंपरागत अर्थ से है, अतः व्यक्ति बुद्धिमान हो जाना यह निश्चित नहीं करता कि व्यक्ति सृजनशील भी होगा। यानी कोई व्यक्ति मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है, तो बुद्धिमान होने का सेंस यहाँ पे ये नहीं बताएगा कि नहीं वो सृजनशील भी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए, ये रिसर्च में पाया गया, किसके द्वारा? टर्मन ने जब रिसर्च किया तो उसमें ये समझ में आया कि कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बुद्धिमान हो तो वो सृजनात्मक भी हो, लेकिन हाँ सृजनात्मक होगा तो वो बुद्धिमान हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल लाइन है आप लोग के लिए, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यानी कि कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हम निराश हो जाते हैं पहले ही, अरे अभी हमें आगे तो बढ़ने दीजिए, यानी कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, पहले ही निराश क्यों होना। आगे बढ़िए अपने सपनों को लेकर के, क्योंकि सपने अगर आप आगे लेकर के नहीं चलेंगे, पहले ही निराश हो जाएंगे, तो क्या पता सपने पूरे होंगे कि नहीं। लेकिन आप उन्हें पूरा करने के लिए प्रयास तो कीजिए। ठीक है, चलिए, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। एक बार अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी भारत आर्ट्स को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबाया कीजिए और कमेंट जरूर किया कीजिए। वीडियो खत्म होने के बाद, लेक्चर खत्म होने के बाद एक बार जरूर अपने प्रतिक्रिया आप लोग दिया कीजिए। चलिए जी, अगला देखिए, शोधकर्ताओं ने पाया, अभी आपने देखा कि टर्मन शोध कर रहे हैं, उनकी रिसर्च में बहुत सारी चीजें आई। अब उसी में देखिए, शोधकर्ताओं ने पाया कि सृजनात्मकता तथा बुद्धि सकारात्मक संबंध होते हैं। दोनों में क्या है? सकारात्मक संबंध। आपने देखा था जब बुद्धि और विकास दो चीजें देखी होंगी, तो उसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव के टर्म में बताया गया था बुद्धि को, सॉरी वृद्धि को, और विकास जो होते हैं वे क्या होते हैं? हमेशा वे होते हैं हमेशा पॉजिटिव के टर्म में। ठीक है, तो यहाँ क्या है, कुछ व्यक्तियों में बौद्धिक गुण अधिक मात्रा में होते हैं और कुछ में व्यक्तियों में सृजनात्मकता से संबंधित विशेषताएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। यानी कुछ में आप देखेंगे कि बौद्धिक गुण बहुत ज्यादा होंगे, कुछ में आप देखेंगे कि जो आप सृजनात्मकता है वे बहुत ज्यादा पाई जाएंगी। यानी दोनों रूपों में हम देखेंगे कि अलग रूप, अलग अलग स्तर पे ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अगर हम आगे बात करें, सृजनात्मकता परीक्षणों का निर्माण बुद्धि से भिन्न सृजनात्मकता की संभाव्यता में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं के मूल्यांकन के लिए किया गया है। सृजनात्मकता परीक्षण जितने भी हैं, परीक्षण मतलब क्या, मैंने बताया था ना, क्वेश्चनायर होते हैं जिनसे हम ये जांच करते हैं कि इनके अंदर कितनी उस क्षेत्र की चीजें हैं, यानी सृजनात्मक हैं तो कितने सृजनात्मक हैं। ठीक है, तो इससे ही पता लगाया जाता है। तो ऐसे परीक्षणों में व्यक्तिगत भिन्नताओं के मूल्यांकन के लिए भी किया गया है, यानी एक व्यक्ति के अंदर कितनी सृजनात्मकता है, उसी तरह दूसरे उसका दूसरे व्यक्ति से कितना अंतर है, ये सारी चीजें हम किस में देखते हैं? सृजनात्मकता परीक्षण के अंदर। इन परीक्षणों में व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है कि वह किसी प्रश्न या समस्या के संबंध में अपने अनुभव के आधार पर उसके विभिन्न स्तरों के बारे में मुक्त होकर जिस प्रकार चाहे सोचे। यानी कि वे फ्री हैं
कि किस प्रकार से जब भी इसका परीक्षण लिया जाएगा ना, तो आपको कोई भी कंडीशन नहीं दिया जाएगा। आप अपने मन से इनके बारे में जो आप सोच पाते हैं, जैसे आप सोच पाते हैं वैसे विचार रखिए, लेकिन अपने हिसाब से रखना है। यहाँ कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि नहीं इसी तरह आपको ये आंसर सॉल्व करना है, इसी प्रकार से आपको लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सृजनात्मकता, और सृजनात्मकता सबकी अलग अलग होती है, वे अंदर के भाव के रूप में आते हैं। ठीक है, ये परीक्षण बुद्धि परीक्षणों से इस तरह भिन्न होते हैं कि बुद्धि परीक्षणों में मुख्य रूप से अभिसारी चिंतन का उपयोग होता है। बुद्धि परीक्षणों में व्यक्ति को किसी प्रश्न का सही उत्तर खोजना होता है या किसी समस्या का सही समाधान खोजना होता है। या तो आप उनका सही उत्तर दीजिए या तो उनका सही समाधान दीजिए, लेकिन ये आप स्वेच्छा से दे सकते हैं। आप मतलब अपने तर्क, अपने स्मृति, अपने योग्यता के अनुसार दे सकते हैं। और व्यक्ति स्मृति, तार्किक योग्यता, परिशुद्धता, प्रत्यक्ष ज्ञान योग्यता और स्पष्ट चिंतन जैसी योग्यताओं का मूल्यांकन करना इन्हीं परीक्षणों का उद्देश्य होता है। जब हम किसी व्यक्ति की सृजनात्मकता परीक्षण करते हैं तो उनसे और भी बहुत सारी हमें चीजें व्यक्ति के बारे में पता चलती हैं, जैसे उसकी स्मृति का स्तर क्या है, तार्किक योग्यता उसके में कितनी है, परिशुद्धता कितनी है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान कितना है, चिंतन किस प्रकार से वो करता है, ये सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। इन परीक्षणों में स्वतः स्फूर्ति, मौलिकता तथा कल्पना शक्ति का उपयोग करने का का कम ही अवसर होता है। इसमें जैसे क्या है कि हम बाहरी चीजों को बहुत कम लेकर के चलते हैं, ज्यादातर हम अपनी चीजों को ही लेकर के चलते हैं। ठीक है, अपने आंतरिक चीजों को ही ज्यादातर हम लेकर के आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, सृजनात्मकता परीक्षणों में अभिव्यक्तियों की विविधता पाई जाती है। विविधता मतलब कि दोनों में अंतर, यानी कि बहुत सारे अंतर इसमें डिफरेंस पाए जाएंगे, यानी कि अलग अलग लेवल पे आपको सृजनात्मकता परीक्षण जितने हैं सभी में अंतर पाए जाएंगे, और सभी अलग अलग व्यक्तियों की अलग अलग रिजल्ट भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इसका कोई फिक्स रिजल्ट होगा कि अरे इनका इतना आया तो इस प्रकार का होगा, नहीं, सभी का अलग अलग स्तर पे मापन भी किया जाएगा। कि निर्माण में विभिन्न प्रकार के उद्दीपकों जैसे चित्रों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से किया जाता है। यानी सृजनात्मकता जो परीक्षण होगा वो विभिन्न प्रकार के रूपों में किया जा सकता है। जैसे आपको बहुत सारे शब्द दे दिए गए, उनके आधार पे आपसे आउटपुट लिया जाएगा। आपको चित्र दिखा करके उनके बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या कोई कार्य करने के लिए दिया जाए, उस कार्य को आप कैसे करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, इसके आधार पे, या ध्वनियों का उपयोग, या बहुत सारे आवाजों को बताया जाए, चलाया जाए और उसके आधार पे आपका आउटपुट लिया जाए। ये सारे आपके सृजनात्मकता परीक्षण में शामिल होते हैं। ठीक है, सृजनात्मकता परीक्षणों का निर्माण करने वाले मनोवैज्ञानिकों में देखिए, ये वे मनोवैज्ञानिक हैं जिन लोगों ने सृजनात्मक परीक्षण निर्माण किया। गिलफोर्ड आते हैं सबसे पहले, टोरेंस हैं, फिर है खटेना, फिर है वालास, फिर है कोगन, फिर है परमेश, फिर बाकर मेहदी, पासी। ये सभी लोग क्या हैं, सृजनात्मकता परीक्षण डिजाइन करने वाले लोग हैं। आदि के नाम प्रमुख हैं। प्रत्येक परीक्षण की एक मानवकृत विधि होती है। देखिए, सभी परीक्षण अपने अपने एक निश्चित मानव मानव क्रिया के आधार पे होते हैं। इनका एकदम फिक्स पैटर्न है कि ये इस प्रकार से होंगे, इसी तरह होंगे, लेकिन हाँ, इसमें उत्तर देने के कोई भी फिक्स पैटर्न नहीं होते। उसकी एक विधि पुस्तिका होती है और परिणामों की व्याख्या हेतु एक संदर्शिका भी होती है। जैसे आपको एक बताया जाएगा कि इसमें मतलब कि आप कोई भी चीज करने जाते हैं तो आपको पहले रूल्स बताए जाते हैं ना, उस प्रकार से कुछ नियम बताए जाएंगे। इसके साथ ही जो परीक्षण है इनके साथ ही आपको एक ऐसे चीजें दी जाएंगी जिसमें आपको उसके बारे में पूरा संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगा। परीक्षण प्रशासन और परीक्षण प्राप्तांकों को व्याख्या के विस्तृत परीक्षणों के उपरांत ही इनका उपयोग किया जाता है। और जब इन परीक्षणों को कर लिया गया, उसके बाद उसका हमें रिजल्ट मिला, उस रिजल्ट के उपरांत ही हम इसका क्या करते हैं कि डिसीजन देते हैं, या उसके आधार पे हम आगे के कार्य करते हैं। तो ये है आपकी सृजनात्मकता। याद रखिएगा, सृजनात्मकता के लिए जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हो, ये सभी के अंदर अलग अलग गुणों के रूप में प्रदर्शित होती है। ठीक है, जैसे ये जरूरी नहीं कि अब मान लीजिए कि हर कोई रविन्द्रनाथ टैगोर नहीं बन सकता, लेकिन हाँ, उनके जैसी कल्पनाओं को विकसित करने की प्रयास कर सकता है, या हो सकता है कि प्रयास में उनसे आगे भी निकल जाए, लेकिन उनकी एकदम उनके ही हम कह लें कि प्रयास हो, तो ऐसा नहीं हो सकता।
हर व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, अद्वितीय होता है ना, तो सबके अलग अलग विचार होते हैं। तो ये थे आपके आज के लेक्चर। इसमें हम देख सकते हैं कि आज के ये आपके डीपीपी प्रश्न है, यानी कि पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, बुद्धि लब्धि को कैसे मापा जाता है। इन प्रश्नों का आंसर आप दीजिएगा, मैं अगले सेशन में आप लोग को इसके आंसर बता दूंगा। तो ये है आपके पहले प्रश्न, बुद्धि लब्धि को कैसे मापा जाता है। मैंने पिछले लेक्चर में आप लोग को बताया। इंटेलिजेंस मॉडल की संरचना किसने दी थी, इसमें आपको आंसर बताना है। मानसिक छवियों को बनाने, उपयोग करने और बदलने में शामिल क्षमताओं को संदर्भित कीजिए। ये सारे आंसर आपके डीपीपी में, आप इनको बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा और बताइएगा, नहीं तो अगले लेक्चर में आपको इसके आंसर मिल जाएंगे। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने आईक्यू की अवधारणा प्रस्तुत की। किसने आईक्यू, इंटेलिजेंट जो है क्वेश्चनर का अवधारणा प्रस्तुत किया। दिया एक मेहनती लड़की है जो समर्पण, याद रखिएगा, दृढ़ता दिखाती है। उसके आपके सभी कार्य जानबूझकर किए गए हैं। ऐसे गुण एकीकृत बुद्धि के डैश पहलू पर ध्यान केंद्रित करते हैं। किस में, याद रखिएगा, यहाँ क्या बता रहा है, समर्पण, दृढ़ता, ठीक है ना, इन दोनों को लेकर के कार्य, यानी कि वो मेहनती है, समर्पण भी है कार्य के प्रति और दृढ़ता भी है। तो किस कौशल की बात, यहाँ किस क्षमता की बात की गई है, ये आपको आंसर में देना रहेगा, ठीक है। इसके बाद है आपके ये लॉन्ग प्रश्न, ये 2 लॉन्ग प्रश्न होंगे आपके, ठीक है। इन लॉन्ग प्रश्नों को देख लीजिएगा, सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, नहीं तो एक बार आंसर देख के सॉल्व कीजिएगा। ये है आपके लॉन्ग प्रश्न। आज 60 प्रश्न मैंने नहीं दिए, दोनों लॉन्ग प्रश्न ही हैं जो कि आपके एनसीईआरटी पैटर्न पे ही हैं, ठीक है। इन्हें आप देख लेंगे। अब देखिए हम लोगों ने आज क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने आज देखा सृजनात्मकता, ठीक है। फिर इसको हम लोगों ने बुद्धि से रिलेट किया, ठीक है, बुद्धि से हम लोगों ने इसको रिलेट किया। इसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, डीपीपी, और फिर शॉर्ट लॉन्ग, लॉन्ग ही देखा, शॉर्ट तो आज देखा नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, तो अगली क्लास जो होगी आपकी वो होगी टेस्ट और रिवीजन, और रिवीजन किसके, चैप्टर 1, ठीक है। तो बहुत अच्छे से एक बार पूरा चैप्टर रिवाइज कीजिएगा, और उसके बाद जो अगला टेस्ट होगा और 60 रिवीजन होगा उसे जरूर देखिएगा। ये जो आपका चैनल है स्टडी भारत आर्ट्स, आप अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपने इस प्यारे से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक शेयर कीजिए जो भी आर्ट्स की क्लास करना चाहते हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में जिनका आर्ट्स हो, या फिर जो भी कंपटीशन के पैटर्न पे, एनसीईआरटी पैटर्न पे, यानी कि एनसीईआरटी पैटर्न पे जो भी लोग तैयारी करते हैं, उन सभी के लिए ये चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको अपने फ्री पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी भारत आर्ट्स पे जाना है। वहाँ आपके सारे पीडीएफ जो भी क्लास जाते हैं, इन सभी के पीडीएफ फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका रिवीजन। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करते हैं, रिवीजन ही आपको काम आते हैं आपके एग्जाम में, और ये रिवीजन ही आपको आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। तो एक बार पूरे चैप्टर का रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि अगला सेशन होगा आपके पूरे चैप्टर के टेस्ट का। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। अपने इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।